वर्थ फाइव एपिसोड 44। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 44। मरहम को उसके घुटने पर लगाने के बाद और ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसे कहीं और चोट नहीं लगी है, अर्नब राठौर उसे घर ले गया। रिया ने उसे अपनी बिल्डिंग से थोड़ा दूर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वे नहीं चाहती थी उसकी बिल्डिंग के आसपास के लोग उसे इतनी महंगी कार से उतरते हुए देखें, क्योंकि ये कार लोगों की अटेंशन खींच लेगी और फिर वे लोग उसके बारे में क्यूरियस होंगे कि वे इतनी महंगी कार में किसके साथ थी। वे शांति से रहना चाहती थी, जहां लोग उसके नाम और रेपुटेशन की वजह से उसे परेशान ना करें। ये देखकर कि उसकी बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग के मुकाबले में सिक्योर है, वे जानती थी कि उसके आसपास रहने वाले काफ़ी लोग उससे परिचित हैं। कम से कम उन्होंने उससे इस बारे में पूछने या फिर उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की थी। अर्नब राठौर पहले तो बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं था, लेकिन फिर उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया और उसे कार से उतरने की परमिशन दे दी और फिर खुद उसे उस बिल्डिंग तक छोड़ने आया। वह उसे घर तक छोड़ने देना चाहता था, मगर वे इतनी ज़िद्दी न होती तो। जब उसने महसूस किया कि वे सुरक्षित है तो वह वहाँ से ऑफिस चला गया। जैसे ही रिया खन्ना ने अपना पर्स टेबल पर रखा, उसे अपने दरवाजे के इंटरकॉम से एक संदेश मिला। वहां जाकर उसे पता चला कि ये मेन गेट से था। उसने उस कॉल का आंसर दिया और सामने वाले के बोलने का वेट करने लगी। गुड आफ्टरनून मैम, आपके माता पिता आपसे मिलने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। बाहर गेट के पास लॉबी में 3 लोग खड़े थे जो अपना संयम बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उस रिसेप्शनिस्ट के साथ वे लड़की भी थी जो हमेशा रिया की लिफ्ट में मिलती थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड थे और कोई भी इमोशन नहीं देखा जा सकता था। ये लोग खुद को रिया खन्ना के माता पिता और बहन बता रहे थे। स्काई कॉम्प्लेक्स की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे अपने क्लाइंट की प्राइवेसी और सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखते थे। बाहर रहने वालों की मर्जी के बिना कोई भी वहां एंटर नहीं कर सकता था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वे तुम्हारे पेरेंट्स हैं, कोई रिलेटिव हैं, कोई फ्रेंड हैं या कुछ भी। अमित खन्ना ने कॉम्प्लेक्स के रीति रिवाजों से नाराज़ थे और उन्होंने इसे एक घोर अपमान के रूप में देखा। हर किसी को ये पता था कि वे रिया खन्ना के पेरेंट्स हैं, तो फिर वे वहाँ एंटर क्यों नहीं कर सकते थे, और उस बेकार लड़की ने उन्हें वहाँ पर गेस्ट रजिस्ट्री में एंटर क्यों नहीं करवाया था। आखिर हमने उसके साथ जो किया, उसने उसके बाद हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने का फैसला किया, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। वे बेकार लड़की, बस तुम इंतज़ार करो, जब तुम मेरे हाथ में आओगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनकी आंखें गुस्से से भरी हुई उस रिसेप्शनिस्ट को देख रही थी। उनका अहंकार और अभिमान बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। महान अमित खन्ना को न केवल अपनी बेटी के अपार्टमेंट में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, बल्कि वे वहां रहने वाले लोगों को भी बहुत अच्छे से जानते थे। निश्चित रूप से उनकी ये शर्मिंदा न्यूज़ कल तक पूरे शहर में फैल जाएगी। सुनैना खन्ना ने देखा कि उसके पिता के माथे की नसें बाहर आने वाली हैं और वे तुरंत समझ गई कि सही कदम उठाने का समय था। डैडी, आपको शांत रहना चाहिए, ज़्यादा मत सोचिए इस बारे में। उसने धीरे से उनके हाथ को अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा। डियर, सुनैना सही कह रही है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा अगर तुमने ज़्यादा गुस्सा किया तो। शकुंतला देवी अपने पति के लिए परेशान थी। भले ही उनकी शादी की शुरुआत बहुत बेकार थी, लेकिन आखिरकार वे उससे प्यार करने लगी थी। उनकी शादी की शुरुआत अंधेरे से भरी थी, जिसमें उनकी पहली बेटी रिया खन्ना का जन्म हुआ था। रिया खन्ना ऐसे माहौल में बड़ी हुई थी जहां पूरी हवेली उजाड़ और वीरान रहती थी। अमित खन्ना मुश्किल से घर वापस आते थे, जबकि शकुंतला देवी उठने के बाद से लेकर सोने तक शराब की अनगिनत बोतलें ख़त्म कर देती थी। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि रिया खन्ना ने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की थी
उसे अच्छा बुरा सिखाने के लिए उसके पास कोई नहीं था। रिया खन्ना उनकी शादी पर एक काला धब्बा थी जिसे वे सबसे ज़्यादा मिटाना चाहते थे। वे पैदा हुई क्योंकि उनके घर वालों ने उन पर प्रेशर डाला कि वे उन्हें एक बारिश दें, और इस तरह एक रात बिना दोनों की सहमति के सेक्स के बाद रिया खन्ना का जन्म हुआ। दूसरी तरफ सुनैना खन्ना सब कुछ ठीक होने और उनके प्रेम के बाद पैदा हुई थी। सुनैना पर उन्होंने अपना सारा प्यार लुटाया क्योंकि वह उन्हें याद दिलाती थी कि उसके पैदा होने से उनकी शादी सफल हो गई। शायद इसलिए रिया खन्ना इतने अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी। जब वह छोटी थी उसने जो देखा उसी की नकल की। जब अभिषेक कपूर वर्षा गुप्ता के साथ बाहर घूम रहा होता तो रिया खन्ना अपनी माँ की तरह उन्हीं की कुर्सी पर बैठकर शराब की बोतलें और एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ खाती रहती, जिसकी वजह से वे वर्षा के खिलाफ षड्यंत्र करना सीख गई थी। उसकी बहन को अच्छाई विरासत में मिली थी जबकि उसे बुराई विरासत में मिली थी, और जब उसके परिवार ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था तब सुनैना ने खड़े होकर ये सारा तमाशा देखा। ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी कि रिया खन्ना ने अपनी फैमिली को त्याग दिया था। वे उन लोगों की परवाह क्यों करती जिन्होंने कभी उसकी परवाह की ही नहीं थी। उसके लिए उसकी एकमात्र फैमिली उसके दादाजी थे। रिया खन्ना को फ्रंट डेस्क से मैसेज मिला तो वे रुक गई। ये पहली बार था जब वे लोग उसके घर आए थे। वे कुछ महीनों पहले ही शहर में वापस आ गई थी, लेकिन उनके दादाजी को छोड़कर उसके परिवार का कोई भी सदस्य उससे मिलने नहीं आया था। सुनैना खन्ना की बर्थडे पार्टी के बाद उसने उन लोगों की कॉल उठानी बंद कर दी थी। उसकी सो कॉल्ड फैमिली सिर्फ उससे अर्नब राठौर के बारे में पूछताछ करना चाहती थी। वे जानना चाहते थे कि अर्नब राठौर और उसके बीच की खबर सच है या नहीं। उन्होंने पार्टी में देखा था कैसे वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। ये हैरत की बात होती अगर इतना सब देखने के बाद भी वे उससे मिलने नहीं आते, मगर कितनी शर्म की बात है कि वो उसे अभी भी अपनी फैमिली बता रहे थे, जबकि अभिषेक कपूर उसके खिलाफ इतना सब कुछ कर रहा था। वे एक कोने में खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। उसने झूठ बोलकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश नहीं की। उसे इस सच को एक न एक दिन सामना करना ही था कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य उसके साथ तब तक नहीं जुड़ेगा तब तक कि उन्हें उससे कोई प्रॉफिट ना चाहिए हो। एक बेकार और यूजलेस लड़की के साथ संबंध रखने से उन्हें क्या मिलता। रिया खन्ना ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसके माता पिता अगली बात सुने जो वे कहने जा रही थी। उसने फ़ोन को स्पीकर पर डालने वाला बटन दबाया जिससे वहाँ खड़े गेस्ट उसकी बात सुन सकें। पेरेंट्स। रिया खन्ना को ये शब्द विदेशी लग रहा था। क्या कभी उसके माता पिता थे भी? उन्होंने सिर्फ उसे जन्म दिया था और कुछ नहीं। वे ज़ोर से हंसी। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि वहाँ खड़े लोग भी उसे महसूस कर सकते थे। मेरे कोई पेरेंट्स नहीं दिए। रिया खन्ना की उजाड़ और खाली आवाज़ लग रही थी। रिसेप्शनिस्ट को जल्दी से होश आया। आपको बाधित करने के लिए मुझे खेद है। मैं इन धोखेबाजों को अभी यहाँ से बाहर भिजवा देती हूँ। उसके पिता ने डेस्क पर जोर से हाथ पटकते हुए गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। तुम एक बेकार लड़की हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता से इस तरह बात करने की? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? उसकी आवाज़ ऐसी थी मानो शेर अपनी नींद से जागकर दहाड़ रहा हो। कोई भी बता सकता था कि अमित खन्ना ने अपना धैर्य खो दिया था। उन्होंने रिया खन्ना से बात करने के लिए रिसेप्शनिस्ट को एक तरफ धक्का दे दिया। उनकी इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर रिसेप्शनिस्ट लगभग डर से कांपने लगी। यहाँ तक कि सुनैना और उसकी माँ भी उस आवाज़ से डर गए। अमित खन्ना अपने बुरे स्वभाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन जब उसके परिवार की बात आती तो वे उनके साथ अधिक नॉर्मल थे। यहाँ तक कि रिया खन्ना ने भी बहुत लंबे से अपने पिता की इतनी तेज़ आवाज़ नहीं सुनी थी। जहाँ शकुंतला देवी और सुनैना खन्ना इतनी तेज़ आवाज़ पर डर से कांप रहे थे, रिया बिल्कुल शांत थी। उसका चेहरा शांत हो, मानो उसने उसे सुना ही नहीं हो। क्या उसके पिता की इतनी कठोर डांट से उसे बिल्कुल डर नहीं लगा?
क्यों? मिस्टर खन्ना, मैंने वास्तव में अपना दिमाग खो दिया है। मुझे खुशी है कि आपने इस बात को महसूस कर लिया, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह अलग थी। उसकी सुरीली आवाज़ सुनकर हर कोई सरप्राइज्ड हो गया। उसकी आवाज़ में हिचकिचाहट और हेजिटेशन नहीं दिख रही थी। अमित खन्ना को एहसास हुआ कि उसने उसे पिता कहने की बजाय उसका नाम लेकर पुकारा था। ये बेकार लड़की उसका नाम ले रही है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी उसके सिर पर लौट दी हो। उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी ने उसकी परवाह करना और उसकी रेपुटेशन की परवाह करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि पिछले 2 सालों में वे पूरी तरह बदल चुकी थी और अपनी एबिलिटीज़ ने उसे कॉन्फिडेंट और बोल्ड बना दिया था। वे कैसे भूल गई थी? उसकी एक कमांड पर उसके लोग उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकते थे। स्काई कॉम्प्लेक्स के प्रोटोकॉल के अनुसार कृपया अजनबियों को इस बिल्डिंग से बाहर निकालें। मेरा उन लोगों से कोई संबंध नहीं है। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, रिया खन्ना ने कॉल काट दी। सुनैना खन्ना ने अपने पिता के ऐसे एक्सप्रेशन को देखा तो वे तुरंत शांत हो गई। उसकी आंखें हैरत से चमक उठी। वे इस एक्सप्रेशन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ये वही चेहरा था जो खून के लिए प्यासा रहता था और जो आमतौर पर पर्दे के पीछे छिपा रहता था। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, कल मिलते हैं।